हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका पीवाईक्यू का हमारे यहाँ पे बायोलॉजी पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले हमने फिजिक्स के पीवाईक्यूज ऑलरेडी सॉल्व कर लिए और केमिस्ट्री के भी पीवाईक्यूज हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। पिछले 6 साल के जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे उन सबको हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। और इंग्लिश में हम अगर बात करें तो हमने पार्ट्स एंड स्पीच, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग बेसिकली बात करने वाले अपने यहाँ पे टिश्यूज़ के रिलेटेड, जो भी आपको क्वेश्चन पूछे पिछले 6 साल में, लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड, एंड आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो आपका चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर से बेसिकली जो भी आपको पिछले 6 साल में क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको अब हम यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अब वीडियोज आपके अल्टरनेट डेज पे आएंगे, तो जो भी आपका जिस दिन वीडियो नहीं आ रहा है ना, वो बेसिकली आपका कंप्लीट रिवीजन के तौर पे आप उसको यहाँ पे लेके चलना दिन, ताकि आप अगले दिन जब ये वीडियो देखो तो इन टॉपिक्स का आप यहाँ पे रिवीजन कर लो ऑलरेडी, ठीक है। कि आप जब इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो आप अपनी तरफ से पहले खुद लगाओ, और अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अपने सोल्यूशन ज़रूर देखो, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि वो आपका जो एक दिन छोड़ रहे हैं हम लोग, वो आपका यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन के तौर पे है, ठीक। और कम से कम वीडियोस में मैं अपनी तरफ से ये ट्राई करूँगा कि हम लोग यहाँ पे इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। तो जैसे आपको यहाँ पे मैंने बता रखा है पहले कि बायोलॉजी को हम लोग 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। एक आपका पहला वाला ऑलरेडी आ चुका है जहाँ पे हमने सेल थ्योरी डिस्कस करी, और इस वाले में हम इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह कुछ भी पूछना है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे CDS 1 2023 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इन ग्रासेस इंटर कैलरी मेरिस्टम इज यूजुअली लोकेटेड एट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो इंटर कैलरी टाइप का मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है ना, वो आपका ग्रासेस में कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे डायग्राम समझ के, मतलब बना के हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा है कुछ डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इधर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे लेटरल मेरिटिज्म, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका जो लेटरल टाइप का होता है वो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपके ये लीव्स, बेसिकली आप इनको ना लीव समझ लो, तो लीव्स के जो ये वाला एरिया है, इधर वाला एरिया, ठीक है। तो इधर आपको यहाँ पे जो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं ना, जो आपके टिश्यूज हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलरी आपके यहाँ पे मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में जो आपको यहाँ पे पूरे में देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एप्लिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एप्लिकल मेरिस्टेम। तो ये 3 टाइप के आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है यहाँ पे, पहले बात तो ये समझ लेना, यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है आपके यहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है। इनका काम होता है बेसिकली यहाँ पे डिवाइड करना, ठीक है। तो ये इसको इन लोग को हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, और ये आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पे, मतलब प्लांट की हेल्प करते हैं बेसिकली यहाँ पे ग्रो करने में, ठीक है, हेल्प इन ग्रोथ। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब ये जो 3 आपको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, जो मैंने तो आपको 3 बताया, एप्लिकल, इंटर कैलरी और आपका यहाँ पे लेटरल, इन तीनों के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अब थोड़ी थोड़ी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इंटर कैलरी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इंटर कैलरी आपका प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द लीफ पे और इंटर नोड्स पे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, बेस ऑफ द लीफ, बेस ऑफ द लीव्स, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे इंटर नोड्स, इंटर नोड्स। और फिर आपका जो लेटरल वाला है ये आपका बेसिकली प्रेजेंट होता है यहाँ पे गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट पे, ठीक है, स्टेम एंड रूट पे। फिर एप्लिकल वाले की बात करें तो ये आपका होता है टिप्स पे, ठीक है। तो टिप्स पे आपका यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। अब आपसे ये बोल रहा है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है। तो ये आपका प्रेजेंट होगा यहाँ पे बेस ऑफ द लीफ पे, क्योंकि रूट टिप पे अगर आप देखो तो रूट टिप की अगर हम बात करें तो उस पे आपका यहाँ पे जो आपका एपिकल है वो आपको दिख रहा होगा।
इसके अलावा जो आपका लेटरल साइड ऑफ द स्टेम है वहाँ पे आपका जो लेटरल मेरिस्टेम है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। टिप पे आपको वापस से फिर एप्लिकल देखने को मिलेगा। तो ये 3 टाइप के आपके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनकी लोकेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसी के रिलेटेड आपको आगे यहाँ पे पूछा जाता है। अगला आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो वही वापस से आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है यहाँ पे कि हम बेस ऑफ द लीव्स पे हमें देखने को मिलता है और इंटर नोड्स पे हमें यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ यहाँ पे इनको याद रखना। और बाकी स्टेम एंड रूट पे तो आपको लेटरल देखने को मिल रहा है, और आपके टिप्स पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको एपिकल जो आपका है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो आप हम देखते हैं यहाँ पे लेटरल, ठीक। तो ये सब आपके छोटे छोटे पॉइंट है, प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। फिर अगले पे के चलते अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गिर्थ इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो अभी मैंने आपको बताया था गिर्थ की अगर हम बात करते हैं जब भी, तो उस हर एक चीज़ में बेसिकली आपका यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका यहाँ पे गिर्थ को बढ़ाता है, ठीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है यहाँ पे, उसको बढ़ाने का, उसको ग्रो करने का यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा बस मैंने आपको बताया इतना सा, उसमें आपके 3 क्वेश्चन तो अभी यहाँ पे यहीं पे ही सॉल्व हो गए, ठीक है। अब अगला भी देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा द टर्म फाइलोटैक्सी रिफर्स टू दी पैटर्न ऑफ। अब यहाँ पे आपको ना एक टर्म दिया और आपको ये बताना है कि ये बेसिकली आपका किससे रिलेट करता है। तो देखो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट है ऑफ लीव्स का, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक। तो यहाँ पे ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हो सकता है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, वापस से। अभी यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का आप बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे नहीं रहेगा। बस आपका एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे पहले बन रखा है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल सकते हैं कि आपका अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखना इनफ्लोरेसेंस बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जब भी हम बोलेंगे यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स की, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस, ठीक। तो ये आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनफ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और आपका फाइलोटैक्सी होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे फैक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो स्टैटिक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले पे चलते हैं। अगला आपसे बोल रहा है कि मैच्योर स्केरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैच्योर स्केरेनकाइमा की, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें के बारे में ना आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको जो आपके यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका स्केलेनकाइमा है ना, ये बेसिकली आपका एक परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। ये आपका किसका टाइप है, तो ये परमानेंट टिश्यू का आपका एक टाइप है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आपके क्वेश्चन हो गए। अब आपका आ जाता है अगला टाइप का टिश्यू, वो है आपका परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में आपके यहाँ पे एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का यहाँ पे टाइप आता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का आपका यहाँ पे एक टाइप आता है, ठीक है। और इसके अंदर ना बहुत सारे आप बोल सकते हो यहाँ पे आपके इसके अंदर भी टाइप आते हैं। जैसे पहला आपका हो गया यहाँ पे पैरेन्काइमा, ठीक है। पहला आपका हो गया यहाँ पे पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के अंदर भी आपके 2 टाइप आते हैं, जिसको पहले को हम बोलते हैं यहाँ पे क्लोरेन्काइमा, दूसरे को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका पहली बात तो परमानेंट टिश्यू यहाँ पे एक अलग टाइप का टिश्यू होता है जो कि आपका फॉर्म हो रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही हेल्प से, ठीक है। पहली बात तो याद रखो कि परमानेंट टिश्यू आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हेल्प से ही फॉर्म होता है, और इन सब की ना एक यूनिक फंक्शनैलिटी आप बोल सकते हो या फिर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी इन सब की टिश्यू की होती है। अब परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर आपको पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। पैरेन्काइमा के अंदर आपके 2 और आपके यहाँ पे टिश्यू होते हैं, जिसको हम लोग क्लोरेन्काइमा और दूसरे को एरेन्काइमा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे याद रखनी है चीज़ों को, तो वो याद रखना पैरेन्काइमा आपका यहाँ पे ना लाइव सेल से बना होता है। पहले तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगला आ जाएगा यहाँ पे कि इसमें ना आपको लूजली पैक्ड आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो इनके अंदर ना आपको अनस्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनस्पेशलाइज्ड आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हम वापस से लिख लेते हैं। तो अनस्पेशलाइज्ड आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिलते हैं इनके अंदर, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
फिर साथ में आपको यहाँ पे थिन वॉल्स देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका पेरेन्काइमा का है, ठीक है। अब इसके जो आपके दो पार्ट्स है ना, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, तो एरेन्काइमा जैसा आपको यहाँ पे थोड़ा नाम से लग रहा होगा यहाँ पे, तो ये एक्वेटिक चीज़ से रिलेटेड है और इनकी ना बायोन्सी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बायोन्सी अच्छी है इसका मतलब ये है कि जो आप पेड़ पौधे आप जो आप देखते हो ना कि आपके वाटर में उगते हैं, वो बेसिकली आपके इन्हीं की वजह से ही उग पाते हैं, ठीक है, एरेन्काइमा की वजह से। तो एरेन्काइमा बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है, ये ना आपके पेड़ पौधों का आप बोल सकते हो एक तरीके से ना बायोन्सी प्रोवाइड करता है कि वो पानी में ऊपर तैर सकते हैं, ठीक है, फ्लोट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है यहाँ पे एरेन्काइमा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोरेन्काइमा की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके ना इनके पास होता है क्लोरोफिल, और ये बेसिकली ना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। ये क्या कर पाते हैं, ये आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं क्योंकि इनके पास आप देखोगे यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए यहाँ पे पेरेन्काइमा। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसी के अंदर एक दूसरा और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोलेनकाइमा, ठीक है। अब कोलेनकाइमा जो बेसिकली है ये ना आपका आप देखोगे यहाँ पे एक तरीके से, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट आपका यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये ना आपको एक तरीके से आप समझो दूसरे टर्म्स में, तो आपको ना फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ये, ठीक है। पेड़ पौधे आप देखते होगे ना तो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे क्या दे रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका कोलन कायमा होता है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर अगर हम इसके अलावा अगर हम जैसे और भी आपके जो कुछ पार्ट्स होते हैं अगर हम उसके बारे में बात करें, तो अगला आपका हो जाता है यहाँ पे स्क्लेरन काइमा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही दे भी रखा है। तो देखो स्क्लेरन काइमा की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये वाले जो होते हैं ना, जो स्क्लेरन काइमा होता है बेसिकली ना आपको हार्ड, मतलब आपका जो पेड़ पौधे हैं वो आपके हार्ड रहे, तो उसके लिए आपका यहाँ पे स्क्लेरन काइमा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देखोगे एक तरीके से ना, तो ये आपके ना डेड सेल्स से आप बोल सकते हो एक तरीके से यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ये आपके ना हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये, है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आपको ना इनके इनकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि आपके ये जो स्केरन कायमा है ये डेड सेल्स से बने हैं। दूसरा आपको ये देखने को मिलता है कि ये लॉन्ग एंड नैरो है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग एंड नैरो है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे क्या देखा, स्केरन कायमा आपका हार्डनेस दे रहा है, क्लोरिन कायमा आपका फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। अब हम यहाँ पे बात करें मैच्योर स्केरन कायमा के अंदर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे याद रखना हमें इनके अंदर देखने को मिलती है अपने यहाँ पे लिग्निफाइड वॉल, और आपके यहाँ पे हमें डेड, वो भी आपके डेड में देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब लिग्निफाइड वॉल है एंड आर डेड, मतलब स्केरन कायमा के अंदर डेड सेल है इसलिए आपका यहाँ पे डेड दे रखा है, तो आपका लिविंग वाला तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। और आपका यहाँ पे लिग्निफाइड है, मतलब ये जो लॉन्ग एंड नैरो है ना जो उसका स्ट्रक्चर, ये बेसिकली आपका लिग्नाइन की वजह से है, ठीक है। तो ये आपका किसकी वजह से, आपका यहाँ पे ये लिग्नाइन की वजह से है, तो इसलिए यहाँ पे इसको लिग्निफाइड वॉल भी बोला जा रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो इतना चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगले की बात करते हैं, यहाँ पे अगला आ जाता है हमारे पास यहाँ पे जाइलम। अब जाइलम जो आपको दे रखा है कि जाइलम जो है आपका यहाँ पे प्लांट के अंदर उसका काम क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो जाइलम की जब हम बात करें तो यहाँ पे जाइलम आपका यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का आपका यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। और इसके दो एग्जाम्पल बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक है आपका यहाँ पे फोयम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एक आपका है यहाँ पे जाइलम और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका यहाँ पे फोयम। अब इनका यहाँ पे टाइप क्या है, बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे हम वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है इनके अंदर हमें चार चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ट्रिकाइट्स, ठीक है, फिर वेसल्स, फिर तीसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, फिर आप आखिरी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर। फिर फोयम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फोयम में हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं सीव ट्यूब्स, ठीक है, सीव ट्यूब्स। फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कंपेनियन सेल्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे फोयम फाइबर्स, फोयम फाइबर्स, और लास्ट में आपका यहाँ पे फोयम पेरेन्काइमा, ठीक है, फोयम पेरेन्काइमा।
अब यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट क्या है वो हम यहाँ पे अगर देखें, तो जो जाइलम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो जाइलम का जो आपका ये पैरेनकाइमा वाला चीज़ है, ये आपका बेसिकली होता है लिविंग सेल से बना हुआ। ठीक है, ये किससे बना है? ये आपका लिविंग सेल से बना है, और ये स्टोर करता है आपके यहाँ पे फूड को। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये फूड को स्टोर करता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका यहाँ पे फोएम फाइबर है, ठीक है, इस तरफ में ये आपका बना होता है डेड सेल से। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी आपका डेड सेल से बन गया, इधर आपका बाकी लाइफ सेल से बन गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को याद रख लेना है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका जाइलम का काम क्या है ना, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जाइलम क्या काम करता है और फोएम क्या काम करता है। तो देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, वो ये आ जाएगा कि आपका जो जाइलम है ये आपका ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, और उसके अंदर जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है, तो बेसिकली उन सबको यहाँ पे ये ट्रांसफर करेगा। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ वाटर नहीं होगा, वाटर के अंदर जो मिनरल भी डिजोल्व है उनको भी ये क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगा। वहीं पे जो फोएम का काम होता है ये करता है ट्रांसपोर्ट फूड को। ठीक है, तो इस तरफ ये आपको याद रख लेना, वाटर प्लस आपके यहाँ पे जो भी इनके अंदर डिजोल्व मिनरल है उनको भी यहाँ पे ये ट्रांसफ़र करेगा, वहीं पे फोएम आपका फूड को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ना अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS 2 2024 का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से पार्ट नहीं होता है वस्कुलर बंडल का। तो देखो वस्कुलर बंडल मतलब होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है यहाँ पे एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस बेसिकली आपकी यहाँ पे एक सिंगल लेयर होती है, सेल से बनती है। ठीक है, और ये आपका इनर मोस्ट लेयर होती है आपके प्लांट्स की, जो प्लांट आपके ज़मीन पे उगते हैं उसकी। ठीक है, और ये आपका वस्कुलर टिश्यू का यहाँ पे पार्ट नहीं होता है। तो वस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं होता है। वस्कुलर बंडल में आपकी तीन ही चीज़ें आती हैं, जाइलम, फोएम और आपका कैम्बियम। ठीक है, और कैम्बियम भी अगर आप देखोगे तो कभी कभी हम इसको यहाँ पे काउंट करते हैं, वरना ज़्यादातर आप देखो तो जाइलम और फोएम को ही यहाँ पे ज़्यादातर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना कि फोएम, जाइलम और आपका कैम्बियम, ये तीनों ही आपके यहाँ पे इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब कैम्बियम की अगर हम बात करें तो कैम्बियम बेसिकली आपका ना यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक लेयर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैम्बियम बेसिकली यहाँ पे क्या करती है, कैम्बियम आपकी यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे फॉर्म कर देती है, जो जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से डिवाइडिंग लेयर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको डिवाइडिंग लेयर हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ये आपकी फॉर्म होती है बिटवीन आपके जाइलम के और आपके यहाँ पे फोएम के। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगली बार हो सकता है आपको यहाँ पे ये पूछ ले कि कौन सा डिवाइडिंग लेयर है इन दोनों के बीच में, फिर आपका आंसर यहाँ पे कैम्बियम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तो करके आपसे पूछा जा सकता है। और अगला यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल है आपके यहाँ पे ग्रोथ में भी। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना कि ये रिस्पॉन्सिबल है आपके सेकेंडरी ग्रोथ में। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में, अब सेकेंडरी ग्रोथ मतलब आपके यहाँ पे जो स्टेम्स और रूट के जो ग्रोथ होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डिवाइडिंग है आपका, वो भी आपका लाई करता है जाइलम और फोएम के बीच में। फिर अगला यहाँ पे कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ करने में स्टेम और रूट के। ठीक, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। और एंडोडर्मिस बेसिकली आपका इनर मोस्ट लेयर होती है जो ज़मीन में प्लांट्स होते हैं उनकी, और ये आपका सिंगल लेयर बेसिकली आपका यहाँ पे बनती है उससे। ठीक है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हमें मिल गया? तो आंसर हमें मिल गया अपने यहाँ पे डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कि जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे आपको मैंने शुरू में यहाँ पे बताया था, अगर आपको यहाँ पे याद हो कि जाइलम में ट्रिकाइड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पैरेनकाइमा है। अब इन सब में मिला के अगर हम देखें तो आपसे बोल रहा है कि किस में आपके जाइलम में किस चीज़ की, बेसिकली इन चारों में से कौन सी चीज़ आपकी लिविंग सेल से बनती है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि लिविंग सेल से आपके बनने वाली चीज़ जाइलम पैरेनकाइमा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे जाइलम पैरेनकाइमा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि आपके लिविंग सेल जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी सब आपके डेड सेल वाली चीज़ें आप इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे अगला क्वेश्चन। फिर उससे अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो अगला आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फोएम के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है।
तो यहाँ पे आपको पहला दिया जा रहा है कि फोएम जो है वो आपका वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको पता ही चल रहा है। हमने डिस्कस भी किया था कि ये आपका काम होता है यहाँ पे जाइलम का, ठीक है, ना कि फोएम का वाटर और जो भी उसके अंदर मिनरल डिजॉल्व होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में। दूसरा आपको दिया है यहाँ पे कि फोएम ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बेसिकली फूड को क्रिएट करने के लिए ही हो रहा है ना, एक तरीके से फूड को आप यहाँ पे तोड़ रहे हो, तो जिस चीज़ में वो टूट रहा है, ठीक है, उसको फिर आगे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो फोएम का काम ही है यहाँ पे उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, जो भी आपके फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ना उनको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एकदम सही। और ये आपका जो तीसरा है आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। इसको मैंने अभी अभी आपको बताया भी था कि ये आपका एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, यहाँ पे सही से अगर हम लिख भी लेते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में से एक है ये, ठीक है। तो ये भी याद रखना। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका यहाँ पे जाइलम है, ठीक है। तो जाइलम है और यहाँ पे आपका फोएम है, ठीक है। तो ये दोनों आपके इसके पार्ट है। फिर अगला आपसे बोल रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन की फोएम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। तो देखो यहाँ पे इस तरीके सपोर्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये याद रखना, सपोर्ट का काम बेसिकली अगर आप देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी और हार्डनेस के ऊपर बेसिकली होता है, तो वो काम आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में से जो आपका स्क्लेरेंकाइमा और आपका कोलेनकाइमा वगैरह है उनके ऊपर है, ठीक है। तो वो पॉइंट आपका अलग आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सपोर्ट की बात हो रही है, तो उसको ये मत समझ लेना कि यहाँ पे वो फूड दे रहा है या फिर खाना पहुँचा रहा है वहाँ तक हर जगह तक, तो उस तरीके से सपोर्ट दे रहा है, वैसे नहीं बोल रहा है, आपको थोड़ा हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गलत। फिर इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले, यहाँ पे तो अपना हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वाटर गोज अप through xylem vessel in tall trees. The process in plants and properties of water that helps in upward movement are, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली बोल रहा है यहाँ पे कि जाइलम में क्या होता है कि आपका ना रूट से वो पानी को खींचता है और फिर वो पूरे प्लांट तक जाता है। तो यहाँ पे ये जो काम है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जाइलम वेसल कर रहे हैं, ठीक है, आपके टॉल ट्रीज के अंदर। तो ये बेसिकली आपसे बोल रहा है कि जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, वो किस वजह से हो पा रही है। तो यहाँ पे याद रखना, ये आपकी हो पाती है जो आपको बी ऑप्शन दिया है, ट्रांसपिरेशन पुल से, कोहेशन से, और फिर यहाँ पे अगला आपका आ जाता है एडेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ट्रांसपिरेशन पुल होगा, फिर आपका यहाँ पे कोहेशन होगा और फिर आपका यहाँ पे एडेशन होगा। अब ट्रांसपिरेशन पुल मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि यहाँ पे ना प्लांट फोर्स लगा रहा है ग्राउंड से वाटर खींचने में, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे प्लांट क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ताकि वो नीचे से बेसिकली अपना यहाँ पे पानी खींच सके, ठीक है। पहला आपका हो गया यहाँ पे ये ट्रांसपिरेशन पुल। फिर कोहेशन की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि कोहेशन आपको ना पानी को एक तरीके से अलाउ करता है यहाँ पे कि वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट में मूव करते रहे, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट बेसिकली यहाँ पे होती रहे। तो कोहेशन आपका इस चीज़ में आपको यहाँ पे पानी को बेसिकली यहाँ पे अलाउ करता है वो कंटिन्यूअस आपके कॉलम में मूव करता रहे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहे। फिर एडेशन की बात करें यहाँ पे, तो देखो एडेशन बेसिकली आपका यहाँ पे हेल्प करता है कि आपकी जो वाटर की मूवमेंट है ना, वो आपकी अलग अलग डायरेक्शन में आप बोल सकते हो एक तरीके से यहाँ पे जा पाए, तो उस चीज़ में आपके यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना यहाँ पे एक रोल है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ज़रूर देख लेनी है। और यहाँ पे याद रखना कि जाइलम वेसल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। और उसमें आपके 3 प्रोसेस आते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन और फिर आपका यहाँ पे एडेशन, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एडेशन का काम है आपका कैपिलरी एक्शन जो आप यहाँ पे देखते हो उस चीज़ में, वाटर के मूवमेंट में। और अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूस कॉलम में वो मूव करते रहे, उसका काम है आपका कोहेशन का। और वाटर को ज़मीन से खींच सके वो बेसिकली काम करता है ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये 3 प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर अगले पे चले हम लोग यहाँ पे, तो अगला आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। अब देखो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, सीएपीएफ में भी आ रखा है और आपके इस वाले पेपर में भी आ रखा है, सीडीएस में, एनडीए वगैरह इन सब में आ रखा है बहुत बार। तो और मैं आपको यहाँ पे शुरू में बता भी चुका हूँ कि जो स्टार्च होता है वो आप देखोगे वो आपका होता है यहाँ पे प्लांट के अंदर, और ग्लाइकोजन बेसिकली जो होता है वो आपको देखने को मिलता है एनिमल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहला दिया है कि दोनों ही आपके प्लांट सेल के अंदर होते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि दोनों आपके यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आखिरी आपको दिया है कि बोथ स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। तो करेक्ट आपका बनेगा यहाँ पे कि स्टार्च आपका होता है प्रेजेंट एनिमल सेल के अंदर,
ग्लाइकोजन आपका प्रेजेंट होता है आपके एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। स्टार्च आपका प्लांट सेल और ग्लाइकोजन आपका यहाँ पे एनिमल सेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पे कि स्टार्च बेसिकली एक तरीके से जो एक्सेसिव एनर्जी है ना, जो आपकी यहाँ पे यूज़ नहीं हुई एक टाइम पे, उसको वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर किया जाता है, ताकि जब ज़रूरत हो तो प्लांट उस चीज़ को वहाँ पे यूटिलाइज कर पाए। और वही सेम तरीके से एनिमल में हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे चीज़ों को याद रख लेना है, जिसके ऊपर आपको बार बार क्वेश्चन भी देखने को ज़रूर मिलता है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पहला मतलब क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से जो आपको ऑप्शन में दिए हैं, चार ऑप्शन, इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, पहला आपसे बोल रहा है कि लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, तो यहीं पे आप गलत कर दोगे, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदलती है, वो बेसिकली आपकी यहाँ पे केमिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहीं पे ही गलत, ठीक है। फिर बी आपसे बोल रहा है कि लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, यहाँ तक एकदम सही है। फिर आगे आपसे बोल दिया कि जिसकी वजह से आपको रिडक्शन देखने को मिलता है पानी का, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि रिडक्शन हमें बेसिकली देखने को मिलता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना, हमें पानी का रिडक्शन देखने को नहीं मिलता है, हमें CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत है। सी आपसे बोल रहा है कि क्लोरोफिल जो है वो आपका एब्जॉर्ब कर लेता है केमिकल एनर्जी को लाइट में, ठीक है, लाइट की। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, क्योंकि वो एब्जॉर्ब केमिकल एनर्जी को नहीं करता है, वो बेसिकली आपके लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि आपका स्प्लिट करती है पानी को, जो आपके मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे रिड्यूस करा जाता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, जो कि कॉज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने में, और रिड्यूस करता है आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने फोटो बेसिकली यहाँ पे लगा रखा है फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे देखने के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपका बेसिकली लीफ है, यहाँ पे लाइट एनर्जी आई, जब लाइट एनर्जी आई तो ये कन्वर्ट किस में हो गई, ये आपकी कन्वर्ट हो गई यहाँ पे केमिकल एनर्जी में, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर जब यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, अब उसके बाद यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी आप बोल सकते हो यहाँ पे बन रही है, वो आपका यहाँ पे क्या काम कर रही है, तो वो आपका काम कर रहा है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे स्प्लिट करने में, ठीक है। H2O को बेसिकली यहाँ पे स्प्लिट करने में, स्प्लिट करने से क्या हुआ कि आपका ऑक्सीजन यहाँ पे बन गया, और फिर यहाँ पे दूसरा काम कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे रिड्यूस कर दे रही है, ठीक है। तो ये सब आपका काम हो रहा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। बाकी आपका जाइलम वेसल्स के थ्रू आपका ये जो पानी नीचे प्रेजेंट होता है उसको वो पहले ट्रांसपिरेशन पुल से खींचता है, फिर कोहेशन होता है जिसकी वजह से वो आपका कॉलम में ही ऊपर जाता है, वर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, फिर आपका यहाँ पे एडिशन होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे कि CDS 2022 का क्वेश्चन है, प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रेजेंस इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। तो आपके कौन से प्रोसेस से आपके जो प्लांट्स है वो आपके यहाँ पे ग्लूकोज को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमने केमिस्ट्री वाले में भी जो आपका रिएक्शन है उसको हमने यहाँ पे किया था, उसका राइट आंसर होने वाला आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बात भी कर ली है, तो उससे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि आपका यहाँ पे ग्लूकोज आपका बेसिकली एक एनर्जी जो है, जिसको फोयम आप बोल सकते हैं एक तरीके से, जो आपका आगे बढ़ा रहा है, तो वो आपका यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहली बात तो आपको यहाँ पे यही याद रख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो इक्वेशन है, अब देखो इक्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वैसे तो लिखवा ही चुका हूँ आपको पिछले बार में, पर यहाँ पे हम तब भी यहाँ पे तो लिख लेते हैं। तो 6CO2 प्लस आपका 6H2O, ठीक है, ये दोनों मिलके जब रिएक्ट करते हैं सनलाइट के अंदर, ठीक है, सनलाइट, और आप बोल सकते हो यहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए और सनलाइट हो, तो आपका यहाँ पे ये बनाते हैं C6H12O6, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। और प्लस आपका यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है जो बेसिकली आपका ग्लूकोज है, और फिर आपका यहाँ पे जो H2 है बेसिकली आपका स्प्लिट होकर ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है।
फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनमें से क्या चीज़ आपकी यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला आपको दे रखा है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिफ्यूजन ग्रेडियंट में, और जहाँ पे आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो जो कि आपके रेस्पिरेशन से बनी है। जो कि आपका ये जो पहला ही क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो देखो यहाँ पे ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली आपका मतलब एक तरीके से हो गया कि आप किसी चीज़ का यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे याद रख लो सिंपल टर्म्स में, लो कंसंट्रेशन से आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी सब्सटेंस को हाई कंसंट्रेशन में, और वो भी आप अगेंस्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट के, ठीक है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आप यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका मतलब है कि आप एक किसी सब्सटेंस को लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हो, और वो भी आप ट्रांसपोर्ट करते हो अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ये देखा। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्लियरली जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी भी बेसिकली आपकी वो यूज़ हो रही है जो आप यहाँ पे रेस्पिरेशन से बना रहे हो, ठीक है। तो ये सब भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो वो भी हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एनर्जी यहाँ पे आपकी निकलती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है वो आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी यहाँ पे हीट एनर्जी बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे रिलीज होती है, इसको हम लोग इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये आपका, ठीक। तो ये आपके यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी आपसे पूछने को तो देखो अगर पूछा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो थोड़ा अलग से टाइप का क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका 2019 में आया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको वो चीज़ें तो सबसे पहले कर लेनी है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आपने उतनी चीज़ कर ली जो कि आपका मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट बेसिकली आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट मतलब होता है यहाँ पे कि जो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, ये आपका आपके मीडियम्स जो हैं वो आपके बेसिकली एक से दूसरे मीडियम उसके फिर अगले मीडियम में आपके बेसिकली आप करते जाते हो। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो उस चीज़ को यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ पर एग्जैक्ट मत समझना। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स बस आप ऐसे समझ सकते हो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम फिर अगले मीडियम, इस तरीके से आप यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस आप करते जाते हो, ठीक है। तो वो आपका बन जाता है यहाँ पे आप एक तरीके से समझो तो यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ठीक है। बाकी एज सच यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, पर आपको बस इतना यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। फिर अगर हम इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस। तो देखो ये अब आपका ना बोल सकते हो सेल थ्योरी का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका किस पर्टिकुलर चीज़ को इनमें से एनर्जी करेंसी बोला जाता है। तो याद रखना एटीपी को बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखते हो, हमने यहाँ पे पढ़ा था पिछले आपके लेक्चर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका एनर्जी बनाने में काम करता है, वो आपका एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है, जिसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन में चले तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो, ठीक है। अब जब आप जो यूरिन है बेसिकली आप बोलोगे एक यूरिन एक तरीके का वेस्ट मटेरियल ही होता है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे एक्सक्रीशन प्रोसेस कर रहे हो, है ना, कि आप अपने बॉडी से यूरिन को हटा रहे हो, निकाल रहे हो बाहर। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस यूज हो रहा है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उस प्रोसेस में बेसिकली आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी और किस सीक्वेंस में आएंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले बात आपकी ये किडनी में फॉर्म होगी, ठीक है। तो किडनी से आपका यहाँ पे फिल्टर आउट होके आएंगी, फिर फिल्टर आउट होने के बाद किडनी से ये जाएंगी आपके यूरेटर में, ठीक है। किडनी से आपकी जाएंगी यहाँ पे ये यूरेटर में, यूरेटर से आपकी यहाँ पे ये जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यहाँ से ब्लैडर के बाद यहाँ पे चली जाती है यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा में। अब देखो यहाँ पे जो चार दिए हैं उसी के बेसिस पे मैंने बताया है, तो ये आप पहले तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम लोग आंसर। तो यहाँ पे आपका किडनी पहले पे है,
तो सब में ही आपको किडनी दिया, बस इस वाले को छोड़ के आप हटा सकते हो इसको। फिर यूरेटर आपका दूसरे पे है तो आप इसको हटा सकते हो। तीसरे पे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, फिर आप यहाँ पे सी ऑप्शन हटा सकते हो। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे ना आपकी कुछ चीज़ें और भी आ जाती है, तो हम वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ से ये गया पहले तो किडनी में, ठीक है, किडनी से आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपका निकल के आया। किडनी के बाद आपको देखने को मिलता है आपके आते हैं यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल्स, ठीक है, बोमेन कैप्सूल्स आपको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बोमेन कैप्सूल के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर हम बात करें, नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स। और फिर नेफ्रॉन से आपका यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर आपका यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली इसी के ही पार्ट है, पर यहाँ पे अलग से भी हो सकता है आगे जाके कभी पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। अब इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट याद रखना कि जो आपकी ये किडनी होती है ना, ये एक दिन में अगर आप देखोगे तो ये 180 लीटर आप देखोगे ना, तो ये फिल्टर करती है, ठीक है, 180 लीटर को यहाँ पे ये फिल्टर करती है, जिसमें से सिर्फ 1 से लेके 2 लीटर जो होता है ना वो आपका यूरिन होता है, और बाकी बचा हुआ जो है 178 लीटर ये उसको वापस से क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो हो सके तो आगे आपसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने सोचा यहाँ पे बता दूं, तो आप यहाँ पे याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनमें से यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला आपको दिया यहाँ पे कि यूरिया आपका बनता है लिवर के अंदर। दूसरा आपको दे रखा है कि यूरिया आपका बनता है ब्लड के अंदर। तीसरा आपको दे रखा है कि यूरिया आपका प्रोड्यूस होता है आपके डाइजेशन ऑफ स्टार्च से। और लास्ट आपको दे रखा है कि यूरिया आपका प्रोड्यूस होता है लंग में और आपके यहाँ पे किडनी में। तो देखो ये डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना यूरिया आपका बनता है आपके लिवर के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और बाकी आपका यूरिन की हम बात ही कर चुके हैं पहले ही। तो यूरिन आपका जो है ये आपका बनता है किडनी के अंदर, ठीक है। तो यूरिन किडनी और यूरिया आपका यहाँ पे लिवर, दोनों ही वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, यूरिया आपका बनता कैसे है, ठीक है, बनता कहाँ है, ये तो हमें पता चल गया कि वो आपका लिवर के अंदर बन रहा है, जो पिछला क्वेश्चन था। पर ये बनता कैसे है, किसके मेटाबॉलिज्म से बनता है, तो ये आपका बनता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। तो ए आंसर जो है आपका वो आपका इस करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये आपका बेसिकली प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आपका यहाँ पे ये बनता है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे ये। और अगर आप देखोगे ना तो कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि ये मतलब बहुत छोटे छोटे हिस्से में जो आप देख भी नहीं पाओगे, यूरिन के तौर पे भी आपका यहाँ पे कभी कभी बाहर आ जाता है ये, ठीक है। पर यहाँ पे बस इतना जानने का ज़रूरत है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ बनता है और आपका यहाँ पे ये मतलब किस चीज़ से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि आपका प्रोटीन का जब आपका यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी मदद से आपका यहाँ पे ये बनता है, और ये लिवर के अंदर बनता है जो आपका यूरिया होता है। और यूरिन तो आपका किडनी के अंदर बन रहा है, तो वो आपका यहाँ पे एक सेपरेट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे कि इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, जो ब्लड है आपका यहाँ पे वो आपका मतलब अलग आपके डबल सर्कुलेशन से बेसिकली आपका प्रोसेस होता है, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलेट होता है, ठीक है। फिर उसमें आपसे बोल रहा है आगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग आपका क्या करेक्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इससे रिलेटेड बात करते हैं, आपके प्रोसेस से रिलेटेड कि आपका कहाँ से कहाँ आपका ये जाता है, तो देखो यहाँ पे याद रखना, आपका ऑक्सीजन आता है यहाँ पे लंग्स में, ठीक है। लंग्स से अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका वो जो ब्लड है जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है वो आपका हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर ये आपका आप बोल सकते हो यहाँ पे ये चला जाता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये आपका चला जाता है यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में। और या तो आप इस तरीके से इसमें बोल सकते हो कि ये आपका काम करता है यहाँ पे पल्मिनरी वीन्स जो होती हैं वो आपका यहाँ पे ये काम करती है इस पर्टिकुलर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में लाने का, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लेफ्ट आर्ट्रियम से चला जाता है आपके यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका चला जाता है। फिर उसके बाद आपका ये चला जाता है जो आपका ब्लड होता है ये आपका जाता है एरोटा में, एरोटा से आपका जाता है यहाँ पे ये आर्टलरीज में, ठीक है। और फिर आर्टलरीज से आपका ये चला जाता है कैपलरीज में, ठीक है, कैपलरीज में। कैपलरीज से फिर ये जाता है आपके सेल में जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होगी ब्लड की। फिर उस सेल में जब ये जाता है तो वहाँ पे हो जाता है आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन। जब आपका ये रेस्पिरेशन होगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे CO2 क्या होगा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
CO2 जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो आपका ये जो ब्लड है अब यहाँ पे बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो जिसके अंदर ऑक्सीजन था अब यहाँ पे उसके अंदर ऑक्सीजन आप एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे अब नहीं है ना, कि डीऑक्सीजनेटेड आपका यहाँ पे अब ये बन गया ब्लड। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड बन गया तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर अगला काम होता है इसका यहाँ पे कैपिलरी में जाना। ठीक है, फिर आपका वापस ये जाता है यहाँ पे कैपिलरी में, कैपिलरी से अब ये जाता है आपका यहाँ पे वेन्स में, फिर वीन से अगर हम बात करें फिर ये जाता है आपका यहाँ पे वेने कावा में। ठीक है, वेने कावा में, फिर वेने कावा से आपका ये जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से आपका ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट एट्रियम में पहले फिर वेंट्रिकल में बाद में, फिर उसके बाद यहाँ पे जाता है पल्मनरी आर्टलरी से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जाता है वापस से लंग्स में। ठीक है, तो इस तरीके का आपका यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है आपके ब्लड के सर्कुलेशन का, तो ये चीज़ याद रख लेना। फिर अब हम वापस आते हैं इधर, तो आपको जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीच करता है आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को फ्रॉम द लंग्स, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने जो सीक्वेंस बताया यहाँ पे आप देखो, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट आपको दिख रहा है ना, तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आपके लेफ्ट साइड में ब्लड आपका जो है वो आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में जो आपका आर्ट्रियम और वेंट्रिकल प्रेजेंट है ना उसमें जा रहा है, आपका कहाँ से जा रहा है, लंग्स से जा रहा है। तो वो आपको यहाँ पे मैंने बताया था, तो सीधे सीधे हमें यहाँ पे आंसर अपना मिल गया पहला ऑप्शन ही। ठीक है, पर हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। दूसरा आपको दिया है कि ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन, तो यहीं पे आपका गलत हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो पुअर तो नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पुअर नहीं है वो, बेसिकली यहाँ पे अच्छा है। और ठीक है, राइट साइड वाला पुअर होता है, लेफ्ट साइड वाला अच्छा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें ऑक्सीजन पुअर वाला जो है वो आपका राइट साइड वाला होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और राइट लेफ्ट वाले में आपको ऑक्सीजन देखने को उल्टा मिलता है, तो वो पुअर नहीं है, उल्टा गुड है। ठीक है, तीसरा आपसे बोल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट साइड में जाता है, जैसा हमने यहाँ पे डायग्राम डायग्राम तो नहीं बोलूंगा, इस फ्लो चार्ट में देखा। ठीक, फिर लास्ट आपसे बोला है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका राइट साइड से आपका यहाँ पे हार्ट के बाकी बॉडी में जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से जाता है। जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका लंग से लेफ्ट साइड में पहले गया हार्ट के, और फिर उसके बाद फिर आपके पूरे बॉडी में गया, जो ये आपका एरोटा से आर्टरी फिर कैपिलरी फिर सेल, मतलब एक तरीके से पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक गया, फिर हर सेल में आपका रेस्पिरेशन होकर वो वापस से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बेसिकली लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना। फिर हम अगले पे चले, तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम भी दे रखा है, इसको आप ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो। तो जैसे आपका यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपका वेने कावा है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, एट्रियम ऊपर आता है, वेंट्रिकल आपका नीचे आता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ये वाला आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पे ऊपर वाला आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है। ठीक है, फिर प्लमनरी आपकी वीन्स और ये आपकी आर्टलरीज, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पे याद रख सकते हो। ये आपका वेने कावा आपकी अपर बॉडी का, ये आपका लोअर बॉडी का, और ये आपका एरोटा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, बाकी आपका जो ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आपको ना मैच द फॉलोइंग बेसिकली आपको यहाँ पे करना है। एक कॉलम में आपको ब्लड वेसल्स दे रखे हैं और एक तरफ आपको यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दे रखा है पहला आपको दिया है यहाँ पे पल्मनरी आर्टलरी का क्या फंक्शन है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखो, पल्मनरी आर्टलरी हमने अभी देखा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वापस चले तो पल्मनरी आर्टलरी का आप देखोगे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे लेके जाना आपके ब्लड का, ये आपका काम होता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखो कि कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो ये तो है नहीं इसका काम, क्योंकि वो तो आपके पल्मनरी वेन का काम होता है, जो आपका यहाँ पे ये दे रखा है ना फोर्थ। इसका आंसर आपका पहला वाला होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट में डिस्कस भी किया है। अगर आप देखो यहाँ पे लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ आर्ट्रियम, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में लेके जाना, ये आपके पल्मनरी वीन का काम है ना, ब्लड को। तो यहाँ पे इसलिए आपका कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट आपका काम होता है वीन का। आर्टलरी का उल्टा काम होता है आपके जो अगर हम देखें यहाँ पे मैच करके कि कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग। ठीक है, हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाना काम होता है आपके आर्टलरी का। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन फोर्थ का। ठीक है, तो फोर्थ का आपका ए है और ए का आपका 4 है। ठीक है, तो अगर आप देखो ए का 4 अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं
ए का 4 अगर हम मार्क करते हो, हमें यहाँ पे सी और डी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो हमें यहाँ पे एक तो दिख गया यहाँ पे कि 4 और 1, ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल ही लिया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बाकी दो को भी। तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कैपिलरीज। तो देखो कैपिलरीज की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक तरीके का ना यहाँ पे कनेक्शन होता है आपके आर्टलरी और आर्टरीज का और आपके वीन्स का, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने लंग से हार्ट में ब्लड भेजा, ब्लड से वो आर्टरीज में गया, फिर बीच में आपका कैपिलरी आया, कैपिलरी से फिर आपका यहाँ पे क्या आया, वीन आया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको ना कनेक्शन बोला जाता है आर्टलरी, ठीक है, आर्टरी और आपके यहाँ पे वीन का। तो इसलिए यहाँ पे आपका बी का होने वाला है 3, ठीक है, बी का क्या होगा, 3 होगा। तो हमें आंसर मिल जाएगा अपना, पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका कोरोनरी आर्टरी है, बेसिकली आपका ब्लड लेके जाता है हार्ट से मसल की तरफ, ठीक है। तो ये आपका एक अलग पॉइंट था, पर बाकी 3 हम पढ़ चुके थे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ व्हाट। तो इसकी जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको पल्स जो है वो किस में देखने को मिलता है, मतलब किसकी वजह से आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, वो आपका निकल के आएगा आपका यहाँ पे एरोटा एंड मेन आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ पे वीन्स का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। पल्स के केस में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के यहाँ पे आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। जो पल्स है बेसिकली वो एक तरीके से आप समझो कि ना वो रिदमिक आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का चीज़ है। मतलब जब आप सांस ले रहे हो तो आप यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन कर रहे हो, मतलब सांस छोड़ने पे और लेने पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है एरोटा का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एरोटा में और आपके आर्टरीज में आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये चीज़ों को यहाँ पे याद रख सकते हो, और ये आपके बीपी से भी रिलेटेड आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा एरोटा और मेन आर्टरीज। फिर अगले पे अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, बीपी से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका होता है आर्टरीज, ठीक है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे दे रखा है द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 एंड 80। तो यहाँ पे रेंज आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है, 120 एंड 80 वाली। और यहाँ पे एच जी मतलब होता है मरकरी, ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। फिर दीज नंबर रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके ब्लड को यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके ब्लड से रिलेटेड आप अगर हम बात करें। तो देखो यहाँ पे याद रखना कि 120 वाले की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये बेसिकली आपको ना कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है, जितना मतलब ज़्यादा वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है थोड़ा टाइट हो जा रहा है, सुकुड़ सुकुड़ रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। रिलैक्शन मतलब एक तरीके से रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, रिलैक्स हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे याद रख सकते हो। तो 120 वाला आपका है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और जो आपका 80 वाला है ये आपका है यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिलैक्शन। तो अपना पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, और ये आपका बीपी जो है ये आपके आर्टरी से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आर्टरी याद रखना, वीन्स को याद मत रखना, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, CDS 1 2023 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ना रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ना रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस बेसिकली यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आप डायग्राम देख पाओगे यहाँ पे। तो डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आप कोई भी एक गर्म चीज़ को जब छूते हो अपने हाथ से, ठीक है, तो वहाँ पे आपके होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर से जो आपके यहाँ पे अगला यहाँ पे जो रिसेप्टर से जो भी आपने महसूस किया, एक तरीके से आप ऐसे समझो, वो जाता है आपके यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन को, फिर वहाँ से वो आगे जाके आपका जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो जाता है आपके यहाँ पे मैसेज भेजता है आपके ब्रेन को, ब्रेन से वापस आपके पास एक मैसेज आता है जो कि आपका रिले न्यूरॉन तक आता है, रिले न्यूरॉन के बाद आपका वो मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन पे, और फिर मोटर न्यूरॉन के बाद आपका जाता है वो इफेक्टर पे कि आप यहाँ पे अपना हाथ हटा दो, ठीक है। तो वो मूवमेंट बेसिकली आपका जो हाथ होता है ना, जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ जब टच कर रहे हो ना गरम, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वैसे तो यहाँ पे अलाउ मतलब यहाँ पे बोलूँगा नहीं करो। अगर कोई भी ऐसी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ आप टच करोगे ना गलती से भी, तो आपका हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है, ठीक है, पीछे खुद आप मतलब निकाल लेते हो उस हाथ को। तो वो आपको जो प्रोसेस है ना, वो आपको दिखने में इतना ज़्यादा तेज़ लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। न्यूरॉन्स बेसिकली आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए अगर आप देखते होगे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी ना आपके यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क जो आपने यहाँ पे सुना होगा, वो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन है ना, इसी सेम तरीके से कैसे कंप्यूटर बेसिकली न्यूरॉन पे काम कर सकता है, उसी को हम लोग यहाँ पे
सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में मैं बता सकता हूँ, पर यहाँ पे आपको वो चीज़ ऊपर से जाएगी। इसलिए बस इतना याद रखो कि वो न्यूरन टेक्नोलॉजी जो है आपका यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क जो है वो बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन है उसकी वजह से यहाँ पे वो कंप्यूटर्स में लाए गए हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे मिल सके। तो हमें यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस है, पहले इफेक्टर आपका यहाँ पे लास्ट में है, रिसेप्टर आपका पहले है कि रिसेप्टर से आपने टच करके जो भी आपका फील हुआ वो आप गया यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन पे, सेंसरी न्यूरॉन से पूरा आपका वो गया आगे आके आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर वो आपका ब्रेन को मैसेज भेजेगा, ब्रेन से मैसेज आपका वापस आएगा, वो आपका जाएगा रीले न्यूरॉन पे, रीले न्यूरॉन से आपका मोटर न्यूरॉन पे जाएगा, मोटर न्यूरॉन से आपका इफेक्टर पे जाएगा, फिर उसकी मदद से आप अपना हाथ को मूव कर लोगे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर हम यहाँ पे मैच कर ले अपने यहाँ पे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रिसेप्टर था, हर एक में रिसेप्टर है, फिर उसके बाद आपका सेंसरी न्यूरॉन था, पर आपका यहाँ पे मोटर न्यूरॉन दे रखा है और यहाँ पे भी मोटर न्यूरॉन दे रखा है। मोटर न्यूरॉन तो वापस जब आ रहा है मैसेज, ठीक है, ब्रेन से, उस टाइम पे आपका वो सेकंड लास्ट है वो, ठीक है, उस टाइम पे आपका है, तो वो तो आपका यहाँ पे सेकंड लास्ट पे आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन है उसके बाद वो आपका जाएगा यहाँ पे रीले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे दे रखा है, जो पहला ऑप्शन जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका वो आएगा इफेक्टर की तरफ, ठीक है, मतलब ब्रेन, फिर ब्रेन के बाद मोटर न्यूरॉन, फिर आपका इफेक्टर। तो जो पहला आपको दे रखा है ना, ये आपका एकदम करेक्ट है, जो आप यहाँ पे देख भी पाओगे, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि आपको लगे कि आपका रीले न्यूरॉन ब्रेन के बाद आ रहा है, ब्रेन के मैसेज के बाद आ रहा है, पर आप यहाँ पे याद रखना रीले न्यूरॉन से बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपका मैसेज आता है ब्रेन पे, फिर वो वापस जब आएगा तो मोटर न्यूरॉन आपका डायरेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका इफेक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो हमारा यहाँ पे जो पहला है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, इनमें से कौन सी चीज़ आपकी मैक्सिमम लेंथ की हो सकती है। तो उसमें आपका आंसर होगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ की हो सकती है, क्योंकि आपको जैसे यहाँ पे आइडिया भी थोड़ा बहुत होगा कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो आपका एक नैरो मतलब आप बोलते हो ना स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, नैरो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर का होता है, और दूसरा आपका ये लॉन्गेस्ट चीज़ होती है, ठीक है, आपके ह्यूमन बॉडी में भी। और यहाँ पे आपका पाथवे भी होता है आपका यहाँ पे खाने का, कि जो भी आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है, ये भी आपको यहाँ पे पता होगा। अब यहाँ पे आप क्या चीज़ बेसिकली आप किस तरीके के एनिमल हो, ठीक है, आप हर्बीवोरस कार्निवोरस किस तरीके के आप एनिमल हो, तो उसके ऊपर आपका यहाँ पे इसके साइज़ का भी यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने, कि अगर आप यहाँ पे कार्निवोरस हो तो आपका यहाँ पे छोटा भी मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन आपका यहाँ पे चल जाएगा, पर आप अगर यहाँ पे हर्बीवोरस हो, ठीक है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, आपको एक लॉन्ग आप बोल सकते हो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे चाहिए होगा, अपने जो यहाँ पे खाना खाया है उसको एक तरीके से पचाने के लिए, या फिर आप बोलो डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, हो सकता है आपसे यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया हो, बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पे बाकी थोड़ा बहुत अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो आपको यहाँ पे जैसे पता ही होगा कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ कुछ चीज़ों को ना यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अब क्या क्या चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, जैसे प्रोटीन को वो लोग अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं लिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपके एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जैसे आपके जो प्रोटीन है तो उनको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके ये होते हैं, इनको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। और फिर जो आपके यहाँ पे ये फैट्स होते हैं इनको ये कन्वर्ट कर देते हैं आपके फैटी एसिड्स में, ठीक है, फैटी एसिड्स में, या फिर आप इन्हीं को ही बोलते हो यहाँ पे ग्लाइसेरॉल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपके यहाँ पे ये कन्वर्जन करने का काम करते हैं आपके जितने भी यहाँ पे ये एंजाइम होते हैं ये सब। अब जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका यहाँ पे आप किस टाइप के एनिमल हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर यहाँ पे आप एक हर्बीवोरस हो, ठीक है, जैसे जो यहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स बेसिकली आपके होते हैं, जैसे काऊ है वो घास खाती है, ठीक है, तो वो आपकी एक हर्बीवोरस एनिमल है, तो उनको ना उस चीज़ को पचाने के लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग इंटेस्टाइन बेसिकली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही होना चाहिए,
इसलिए यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम लेंथ का जो क्वेश्चन पूछा है ना वो इसी वजह से पूछा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी याद रखना कि अगर यहाँ पे कोई एक हर्बीवोरस एनिमल है, उसको ना यहाँ पे एक लॉन्ग इंटेस्टाइन चाहिए होगा, ठीक है, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है ताकि वो यहाँ पे जो भी उसने खाया है उसको डाइजेस्ट कर पाए। पर वहीं पे अगर कोई कार्निवोरस है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे मतलब शॉर्ट जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि वो ईजिली पचा सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये पॉइंट बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं। तो अगला आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। इनमें से कौन सा एसिड आपको ह्यूमन स्टमक में देखने को मिलता है। तो देखो ये हमने केमिस्ट्री वाले में भी किया था, आपको याद भी होगा। आपका यहाँ पे HCl जो है वो आपका यहाँ पे ह्यूमन स्टमक में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके क्योंकि आपका यहाँ पे जो पेप्सिन है तो वो भी आपको यहाँ पे इस चीज़ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेप्सिन बेसिकली क्या होता है, पेप्सिन आपका यहाँ पे बात करें अगर हम, तो उसको ना एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जिसकी वजह से आपका ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्टमक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से अगर आप समझोगे तो ये आपका यूज़ किया जाता है पेप्सिन के द्वारा। ठीक है, यूज़ बाय पेप्सिन। ठीक है, और पेप्सिन अगर आप देखोगे तो ये एक प्रोटीन प्रोटीन डाइजेस्टिंग, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये। ठीक है, तो पेप्सिन आपका एक तरीके का एंजाइम है जो कि काम क्या करता है, ये आपका काम करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। और ये आपका यहाँ पे इसको एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो उस एसिडिक मीडियम को पाने के लिए बेसिकली आपका स्टमक जो है वो HCl को रिलीज करता है, HCl बनाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे HCl अपने स्टमक में भी देखने को मिलता है। पर यहाँ पे ये भी याद रखना कि जब ज़्यादा HCl आपका प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो आपको एसिडिटी सी महसूस हो सकती है, आपको पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकती है आपके स्टमक में। ठीक है, तो उस केस में आप हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एंटासिड्स वगैरह हम लोग यहाँ पे लेते हैं न्यूट्रल करने के लिए अपने स्टमक को। ठीक है, एसिडिटी को। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो जो आपका ये HCl प्रोड्यूस हो रहा है ना आपके स्टमक में, ये आपके स्टमक की जो लेयर है उसको यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए हमारे पास म्यूकस होता है। म्यूकस बेसिकली आपका इनर लाइनिंग होता है आपका ये। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, तो ये आपकी एक इनर लाइनिंग होती है। इनर लाइनिंग आपकी ये होती है, ये आपको याद रखना है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो कि आपकी प्रोटेक्ट करती है आपके HCl से यहाँ पे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं। देखो बाकी तो हमें यहाँ पे हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि बाकी आपका जैसे मिथुनोइक एसिड आपका जब चींटी आपको काट ले, नेटल लीव्स वाला हमने यहाँ पे पढ़ा था, बी स्टिंग आपने हमने यहाँ पे पढ़ा था, उस सबसे मिथुनोइक एसिड निकलती है तो वहाँ पे आपको इरिटेशन होता है। फिर लैक्टिक एसिड भी हमने यहाँ पे पढ़ रखा है जो आपका यहाँ पे कर्ड वगैरह में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूरिक एसिड वगैरह की, तो यूरिक एसिड आपका बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बताएं तो यूरिक एसिड आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों से यहाँ पे ये बना हुआ होता है। ठीक है, और अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एज सच इसके बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कोई यूजेस है नहीं, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कुछ यहाँ पे खास देखने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो बाकी जितनी 3 चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ज़रूर याद रख लेनी है। ठीक है, तो यूरिक एसिड एक तरीके का आप यहाँ पे बोल सकते हो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ये इस तरीके से मतलब याद रख लेना। फिर अगले पे अगर हम बात करें तो अगला आपको दे रखा है कि फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो यहाँ पे आपको जो टिश्यूज़ वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से करना है, और ये आपका ना डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। आपका जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, वो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो आपका फैट है वो आपके एडिपोज टिश्यू के तौर पे आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना मतलब एक तरीके से एडिपोज टिश्यू में आपका जो फैट है वो आपका यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का वो आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे याद रखना। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। फिर अगले पे चले तो अगला आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट स्लैश ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव अ स्मूथ मसल। किसके पास आपके यहाँ पे बॉडीज में मतलब इन चारों में से स्मूथ मसल नहीं होती है। तो देखो स्मूथ मसल की जब हम बात करते हैं तो वो आपकी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत भी मतलब दिमाग लगाओगे तो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। वो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे बाइसेप्स का। ठीक है, तो अगर आपको जैसे मान लो बाकी नहीं भी पता थे तो आपको यहाँ पे जो बाइसेप्स है अगर आप देखो तो ये आपका एक तरीके का मस्कुलर आप बोल सकते हो यहाँ पे मसल बोल सकते हो एक तरीके से कि मस्कुलर टाइप का यहाँ पे है। और इसके अंदर ना आपको कुछ भी स्मूथ
मसल्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपकी जो मसल्स होती हैं आपकी यहाँ पे बॉडी की बाइसेप्स वगैरह होती है, वो आपकी थोड़ी टाइट टाइप की होती है, ठीक है। आप थोड़ा मतलब ऐसे सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो स्मूथ मसल जैसे कि आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है आँखों में अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे आपकी आइरिस वगैरह आप बोल सकते हो, उसमें आपको देखने को मिलता है। जो आपकी शेप चेंज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, सिलेरी मसल जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, वो आप यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे बाइसेप्स में आपकी बेसिकली यहाँ पे स्मूथ मसल्स नहीं होती हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे वापस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स आपकी ऐसी मसल्स है जो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे काम करती है, और बाइसेप्स अगर आपको यहाँ पे पता ही है ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे काम नहीं करते हैं ना, बाइसेप्स आपको थोड़े बनाने पड़ते हैं। तो आप इस तरीके से तो सिंपल सिंपल टर्म्स में भी आप यहाँ पे चीज़ों को रिलेट करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, भले वो 100% करेक्ट ना हो, पर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप रिलेट करोगे ना चीज़ों को, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे क्या आ गया, ये अपना राइट आंसर अपने पास आ गया यहाँ पे बाइसेप्स, ठीक। तो हमें यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता ही चल गई हैं कि हमारे यहाँ पे आइरिस ऑफ आई, यूरेटर और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये तीनों के तीनों आपके स्मूथ मसल से ही बने हुए हैं, ठीक है। पर आपका यहाँ पे जो बाइसेप है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल से बना है, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल से। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं होने वाला है ठीक है। फिर हम अगले पे चलें। तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कार्डियक मसल सेल के बारे में, और इसका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा है। अब देखो ये सब आपके यहाँ पे डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा थोड़े अजीब से अलग से क्वेश्चन है, पर यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जो कार्डियटिक मसल सेल होते हैं ना, ये पहली बात तो आपके सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो जब सिलेंड्रिकल शेप के हैं तो आप स्पाइनल वाली चीज़ें हटा सकते हो। फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये आपके ब्रांच होते हैं, अनब्रांच नहीं होते हैं। तो उससे ही आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, वो आपका बनेगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सब आपको दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर ही। तो इन सबको प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग चीज़ों में आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। तो बेसिकली आपका ना जो ये कार्डियक मसल सेल है, ये आपका एक तरीके का इनवॉलेंट्री मसल है, मतलब हमें इसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप हो रहा है, ठीक है। हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, कि हम यहाँ पे जो कार्डियक मसल सेल का यहाँ पे जो काम है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप वो हो रहा है, ठीक है। हम उसको कंट्रोल एज सच नहीं कर सकते हैं। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। और ये यही तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल सेल की यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी बोल सकते हो, या फिर ये चीज़ें होती है, स्ट्रक्चर होता है कि वो स्ट्रक्चर में सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, ये ब्रांच भी रहेंगे, और ये एक यूनी न्यूक्लिएट रहेंगे, मतलब एक न्यूक्लियस रहेगा। अब कुछ आपके यहाँ पे मसल्स होते हैं जो वॉलेंट्री होती है, जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जो अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल आप मूव कर पा रहे हो, ठीक है, आप अपने हाथ को यूज़ कर पा रहे हो, तो ये सब क्या है, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये हमारी मर्जी से चल रही है, हमारी मर्जी से कंट्रोल हो रही हैं। तो ये सब में अगर आप देखोगे तो ये आपको ना सिलेंड्रिकल देखने को मिलेंगी, अनब्रांच देखने को मिलेंगी, और मल्टी न्यूक्लिएट देखने को मिलेंगी। तो ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है, ये आपका है यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स का, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स का। पर वहीं पे जो आपका ये सिलेंड्रिकल वाला है, ये आपका है यहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल का, ठीक है, इन वॉलेंट्री मसल का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे रिलेट करना है, आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द ओसेफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड, इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी इफेक्टेड। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों जगह पे, मतलब यहाँ पे डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ में और आपके ऑसेफेगस में कौन से टाइप का टिश्यू आपको देखने को मिलता है, बस आपसे डायरेक्टली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे स्क्वैशमस एपिथेलियम। वैसे अगर यहाँ पे एकदम करेक्ट देखोगे तो वो आपका बन जाएगा यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैशमस एपिथेलियम, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टाइप ऑफ बेसिकली आपका यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा एपिथेलियम टाइप का यहाँ पे एक टिश्यू होता है, जो आपके तीन तरीके के टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियम है आपका, क्यूबॉइडल भी आपका एक होता है यहाँ पे, और फिर आपका एक कॉलुमिनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जिसमें से एक आपका है यहाँ पे ये स्क्वैशमस वाला, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैशमस में अगर आप देखोगे तो फ्लैट एंड थिन आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब लाइनिंग ऑफ माउथ और ऑसेफेगस में आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं आपके अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका यहाँ पे ऑसिफेगस जो है, ठीक है, ऑसिफेगस बेसिकली आपका ना जहाँ से आपका फूड पास होता है उस चीज़ को यहाँ पे बोलते हैं, जो कि आप बोल सकते हो एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है आपके माउथ को स्टमक से, ठीक। तो हमें यहाँ पे ये टाइप का टिश्यू इस पर्टिकुलर रीजन में हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि जो बाकी दो आपके टाइप के यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कॉल्यूमिनर और आपका क्यूबॉइडल, ठीक है। तो इस चीज़ में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो कॉल्यूमिनर जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ये आपके पिलर लाइक रहेंगे, ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे आपको सीलिया देखने को मिलेगा, सीलिया मतलब यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो आपके क्यूब शेप के रहेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को याद रख सकते हो। और जो क्यूबॉइडल होते हैं, जो आपको यहाँ पे, चलो यहाँ पे दे रखा है तो हम इसको वापस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्यूबॉइडल वाले बेसिकली जो है ये ना आपको किडनी में देखने को मिलते हैं, किडनी ट्यूब्स वगैरह में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें भी आपके यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉल्यूमिनर की, जो आपको यहाँ पे दे नहीं रखा है तो हम यहाँ पे चलो लिख लेते हैं। तो कॉल्यूमिनर वाले जो आपके यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है ये आपको देखने को मिलता है इनर लाइनिंग, इलर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, ठीक है, ऑफ द इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो सीलिया वगैरह होते हैं वो आपको वहीं पे ही ज़्यादातर प्रेजेंट दिखते हैं, ठीक है। जो आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो बेसिकली वो जो बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ें होती है उन्हीं को ही वो आगे जाने देते हैं, बाकी सबको वो एब्जॉर्ब करते रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ों को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है यहाँ पे स्क्वैशमस एपिथेलियम, जहाँ पे आपको ऑसिफेगस और इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में यहाँ पे टिश्यू देखने को मिलता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि एक स्प्रिंटर है जिसको ना क्रैम्प्स महसूस होते हैं और उसकी वजह से आपका यहाँ पे पेन होने लगता है थाई के अंदर, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो देखो यहाँ पे याद रखना, ये आपको ना डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ना यहाँ पे लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से आपको ना क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तो जब भी आप कोई स्पोर्ट खेलते हो तो आपको यहाँ पे क्रैम्प आते हैं ना, तो बेसिकली वहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए आपको वो क्रैम्प आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगले पे चले, तो अगला आपको यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सेक्रेटेड, ठीक है, बाइल लिवर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है बाइल से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको दिया है कि बाइल कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो देखो यहाँ पे जो आपका बाइल वगैरह यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें पूछी गई है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था जो आपका पेप्सिन वगैरह था, तो वो आपका हेल्प किस में कर रहा था, वो आपका हेल्प कर रहा था आपके प्रोटीन के डाइजेशन में, हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी, है ना। तो इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे बाइल जूस वगैरह यहाँ पे जैसे होते हैं, तो बाइल जूस जो है वो बेसिकली आपके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका यही बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है आपका यहाँ पे कि बाइल जूस बेसिकली आपके लिपिड्स के डाइजेशन के लिए नहीं होते हैं, ये आपके फैट के डाइजेशन के लिए होते हैं। और क्योंकि हमसे नॉट पूछा था तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन का ही बनने वाला है, ठीक है। तो ये लिपिड नहीं होगा, ये क्या होगा आपका यहाँ पे फैट होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं क्रॉस नहीं मार रहा हूँ तो ना आप कंफ्यूज हो जाओ। तो बाइल बेसिकली आपका यहाँ पे हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, ठीक है, ना कि आपके लिक्विड के, मतलब यहाँ पे आपके लिपिड के डाइजेशन में, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्राइप्सिन, तो ट्राइप्सिन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये आप हम यहाँ पे आगे भी लिख ले रहे हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। फिर वहीं पे आपका जो लाइपेज है, ठीक है, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये भी आपका फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, फैट के डाइजेशन में आपकी यहाँ पे हेल्प करता है। और फिर बाकी आपको जो तीन चीज़ें दे रखी हैं इनको आप एज अ फैक्ट आप यहाँ पे चीज़ों को याद रख सकते हो कि बाइल आपका फैसिलिटेट करता है यहाँ पे फैट वगैरह को। और तीसरा आपको दिया है यहाँ पे कि ये न्यूट्रलाइज करता है आपके एसिडिक पीएच जो आपका फूड में है, यहाँ पे बेसिकली जो स्टमक से आ रहा है उसको एसिडाइज, मतलब यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा है यहाँ पे ये। और तीसरा आपका कि यहाँ पे बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन, मतलब यहाँ पे न्यूट्रलाइज जब कर रहा है उसको एल्कलाइन बना ले रहा है। और फैसिलिटेट कर रहा है यहाँ पे
पैनक्रियाटिक एंजाइम के एक्शन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तीनों देखो, इतना अगर आपको नहीं भी जानकारी थी, पर आपको बहुत ज़्यादा सिंपल एक स्टेटमेंट दे दी उन्होंने कि बाइल आपका लिपिड का डाइजेशन करता है। अब इतना छोटा सा चीज़ तो हमें यहाँ पे पता ही है कि बाइल आपका लिपिड का डाइजेशन नहीं करता, वो फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे सीधे सीधे उस क्वेश्चन के मतलब इस ऑप्शन को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, मतलब आपका यहाँ पे ये गलत ऑप्शन होता, और क्योंकि हमसे गलत ही ऑप्शन पूछा था तो वही हमारा आंसर होना था, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो हमें अपना आंसर यहाँ पे मिल गया इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। फिर अगला आपको यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, स्टूडेंट वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन अमंग प्लांट्स। तो आप यहाँ पे एक कोई स्टूडेंट है, वो यहाँ पे कोई प्रोसेस कर रहा है जिसकी मदद से आपका है ना सेल डिवीजन ज़्यादा हो रहे हैं आपके प्लांट के अंदर, ठीक है। फिर आगे आपसे बोला है कि शी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये कौन से हार्मोन की वजह से हो सकता है, इसने यहाँ पे सुपरवाइजर से पूछा, तो सुपरवाइजर क्या आंसर देगा, ठीक है, ये आपसे बस पूछ रहा है। तो यहाँ पे याद रखना इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे साइटोकाइनाइन, ठीक है। अब ये सब आपके एनसीईआरटी से ही है। अब मैं यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट डाल नहीं रहा हूँ, पर मतलब ये मत समझना कि आपके बाहर से पूछे जा रहे हैं, ये सब आपके यहाँ पे एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस याद रखना कि डिवीजन की जब भी बात हो रही है यहाँ पे, ताकि आपका यहाँ पे इंक्रीज हो पाए, बेसिकली आप यहाँ पे समझो कि सेल डिवीजन की यहाँ पे बात हो रही है अमंग द प्लांट्स, तो आप वहाँ पे साइटोकाइनाइन का यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क एट एसिडिक एसिड, ठीक है, एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच पे कौन से एंजाइम है यहाँ पे इनमें से जो आपके वर्क नहीं करते हैं आपके एसिडिक पीएच पे। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो ट्राइएप्सिन होता है ना, ये तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे याद रखना है आपका एसिडिक पे काम नहीं करेगा। तो ये अगर आप देखो तो आप यहाँ आपको ना सिर्फ दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो आप बाकी जो दो है इनको तो आप कर सकते हो अपना यहाँ पे एलिमिनेट, ठीक। अब उसके बाद अगला आपका होता है यहाँ पे अमाइलेज, जो आपका एसिडिक पीएच पे काम नहीं करता है। तो ये भी आपका डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ पे याद ज़रूर रख सकते हो कि आपका ट्राइएप्सिन और आपका यहाँ पे अमाइलेज जो है, ये दोनों आपकी एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको मैंने अमाइलेज बताया था पहले भी, ये आपका काम करता है स्टार्च को तोड़ने का, ठीक है। स्टार्च के डाइजेशन का आप बोल सकते हो, या फिर डाइजेशन से ज़्यादा आप बोलोगे यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का यहाँ पे काम करता है, ठीक है, जो आपका अमाइलेज होता है। बाकी ट्राइप्सिन हमने यहाँ पे देखा था प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और ट्राइप्सिन को देखो या तो डाइजेशन करके मतलब टर्म दे सकता है, या फिर ब्रेक डाउन का टर्म दे सकता है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ट्राइप्सिन और अमाइलेज जो है ये आपके एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो अगर हम उसके बाद अगले पे चलते हैं यहाँ पे, तो अगला आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं अगर हम, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब डाइजेशन वाले ट्रैक्ट में आपका कौन सा ऐसा एंजाइम है इनमें से जो आपका सबसे पहले यहाँ पे मिलता है इनमें, ठीक है, मतलब फूड में आके मिलता है। तो वो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे अमाइलेज का। वो इसलिए होने वाला है जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि आपका यहाँ पे अमाइलेज बेसिकली स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ना। तो इसलिए आपका सबसे पहला जो आपका एंजाइम जो मिलेगा वो आपका अमाइलेज ही मिलेगा। क्योंकि हमें एनर्जी अगर चाहिए तो स्टार्च को हमें तोड़ना पड़ेगा, और वो काम बेसिकली आपका अमाइलेज का ही है। तो इसलिए आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को याद रख सकते हो कि अमाइलेज आपका जो है वो पहला एंजाइम है जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के साथ सबसे पहले आके मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका अमाइलेज। फिर बाकी हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन सब के बारे में। फिर अपना अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे CDS 1 2024 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम रिप्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है ये भी आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सलाइवा और टीयर में मतलब आंसू में कौन सा एंजाइम बेसिकली आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बस इसको यहाँ पे याद रख लेना। तो ये आपका रहता है यहाँ पे लाइजोजाइम। लाइजोजाइम आपका एक ऐसा एंजाइम है जो आपका यहाँ पे टीयर में और साथ ही साथ आपके सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। बस आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा समझाने का यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे इसको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। और लाइजोजाइम बेसिकली अगर आप देखोगे ये हेल्प करता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने में भी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इसका यहाँ पे याद ज़रूर रख सकते हो।
ठीक, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन लाइसोसोम। अब देखो आखिरी में आते-आते आपके बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक बेस्ड बन गए, तो इसलिए इतना ज़्यादा समझाने का उसमें कुछ था नहीं, ठीक है? तो इतना पॉइंट आप बस यहाँ पे ज़रूर याद रखना। तो इसके साथ हमने यहाँ पे इन सब टॉपिक्स के भी पिछले 6 साल के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी आप टेलीग्राम पे भी आप ज़रूर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और अगर इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी चाहिए तो आप वो भी टेलीग्राम से ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लो। पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।